बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गव नस्ल सुधार की और तसर कोष को कैसे सावधानी पूर्वक रखें, इस बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान की फसल को कीट और रोगों से बचाएं। किसानों के बीच 50% अनुदान पर कृषि यंत्र का होगा वितरण। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूषा रेड। अब समाचार विस्तार से। धान की फसल को कीट और रोगों से बचाना जरूरी है। फिलहाल वातावरण में उमस होने के कारण धान के फसल में भूरा माहो कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। खासकर मध्यम से लंबी अवधि के धान में ज्यादा देखने को मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि भूरा माहो कीट के नियंत्रण के लिए खेतों में फसल के अवशेषों और खरपतवारों को नष्ट करने के साथ ही कीट प्रकोप बहुत ज्यादा होने पर खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण करने की योजना है। कृषि यंत्रों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खेतों में डीबीटी के माध्यम से होगा। आवेदन पत्र जिला कृषि कार्यालय लातेहार में जमा करें। पशुपालक भाई, बदलते मौसम में पशुओं में बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है। खासकर बकरियों को बीमार पशुओं से अलग रखें। आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। इससे बकरियों में रोग होने की संभावना कम होती है और पशुपालक को अधिक लाभ होता है। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरियों के आवास और आहार पर ध्यान देना जरूरी है। आवास में साफ और सूखी जगह बकरियों के लिए उपयुक्त है। साथ ही आहार में पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दें और टीकाकरण समय पर करवाएं। अभी इस समय बदलते मौसम में अभी बीमारियों की संभावना भी ज़्यादा होती है। आप कोशिश करें कि बकरियों को, जो बीमार बकरियां हैं, बीमार पशु हैं, उससे अलग रखें। खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, भरपूर पोषक तत्व दें। साथ ही साथ आवास का प्रबंध बहुत ही ज़रूरी है। बकरियां साफ़ सुथरा और सूखा आवास पर पसंद करती है। तो आप अगर इन बातों पर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ टीकाकरण करते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद पूषा रेड, पूषा रत्ननार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। आवश्यकता पड़ने पर 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बर्न फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें
और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। झारखंड में हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी रखते हैं। देसी गाय लगभग सभी किसान के पास होती है, लेकिन देसी गाय उतना दूध नहीं दे पाती जिससे कि वो बेचकर कुछ मुनाफा कमा सके। अपने परिवार में वो दूध इस्तेमाल करते, लेकिन अगर बेचना हो या उससे कुछ कमाना हो तो नस्ल सुधार की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। तो बहुत सारी नस्लें हैं, आप देसी गाय के साथ में कृत्रिम गर्भधारण कराकर नस्ल का सुधार कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। फीचर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि गौ नस्ल सुधार कैसे करें। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से ज्यादातर परिवारों में देसी गौपालन किया जाता है। इनकी खासियत है कि इन्हें सिर्फ चराकर बहुत कम खर्च में आसानी से इनका पालन पोषण किया जाता रहा है। इस देसी नस्ल की गायों की सबसे बड़ी खामी है कि ये बहुत कम दूध देती हैं। इन्हें सिर्फ खेत जोतने वाले बैल के लिए, बछड़े और खाद के लिए गोबर की प्राप्ति के उद्देश्य से पाला जाता है। उन्नत देसी नस्ल गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर और हरियाणी के वीर्य बीज से कम दूध देने वाली देसी गायों का नस्ल सुधार किया जा रहा है। खास करके झारखंड बनने के बाद उसके बाद से ही नस्ल सुधार का ज़्यादा इस पर हम लोग एम्फेसिस देना शुरू किए। लेकिन नस्ल सुधार में शुरू में जो हमारे यहाँ की देहाती गाय हैं उनके नस्ल सुधार के लिए हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी, ये जो विदेशी नस्ल के जो सांड हैं उनके वीर्य का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो अभी जो हम बता रहे हैं कि इस पर जो काम करना शुरू किया, तो ये काम जो है वो क्रॉस ब्रीड एनिमल्स तो कुछ आए हमारे ये में, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि क्रॉस ब्रीड एनिमल जो हमारे आ रहे थे, हमारे आमजन जो हैं वहाँ पर जाने के बाद वो उसका रखरखाव जो तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हमारे किसान ज़्यादातर जो हैं वो गरीब किसान हैं, वो अपने जानवरों को केवल चरा के रखना चाहते हैं। अगर बीमारी होती है तो उसमें फिर परेशानी उनको आती है। तो अभी वो जो विदेशी नस्ल के जो ये था, इसका इस्तेमाल जो हो रहा था, उसमें लोगों को परेशानी हो रही थी। तो धीरे धीरे उस चीज़ को बदल के हम अपनी देसी गाय को अपग्रेड करने के लिए, उसके नस्ल सुधार करने के लिए विदेशी नस्ल के सांड का वीर्य का इस्तेमाल न करें। हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भधान है उसमें हम अपने जो देश में अच्छे नस्ल के जो हमारे जो जैसे गिर हमारा जो है वो है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, हरियाणा है, देवनी है, तो ये जो गाय हैं वो हमारे देश के अंदर की गाय हैं और ये देसी गाय से हम अपग्रेड करवा सकते हैं। झारखंड में गौ नस्ल सुधार की बात की जाए तो इस काम के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा। इसके लिए पूरे राज्य में बायफ यानी भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन का संचालन किया जा रहा है। झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के कम दूध देने वाली देसी गायों को हरियाणा नस्ल से नस्ल विकसित करना ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा अनुकूल होगा। सरकारी सुविधा में शुरू से ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया गया और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जो हमारे 1010 सेंटर बायफ के बनाए गए, हमारे 436 सेंटर जो हैं वो हमारा झारखंड सरकार के अंदर में जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके अंदर से चल रहा था।
तो ये जो हमारे सेंटर थे, उस सेंटर से हम कृत्रिम गर्भाधान का व्यवस्था शुरू करवाए, जो उनके नस्ल सुधार के लिए ये जो है उसके लिए काम करना शुरू किया। तो अभी नस्ल सुधार में जो हमने एक यहाँ ब्रीडिंग पॉलिसी बनाया, उस ब्रीडिंग पॉलिसी में झारखंड सरकार का ब्रीडिंग पॉलिसी के अंदर में यह है कि जो हमारे रिमोट एरिया में, जो गांव में हमारे हैं, उसके लिए जो हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य इस्तेमाल करेंगे वो हम अपने देश की जो अच्छी गाय हैं उसके साँड़ के वीर्य को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें गिर का, साहिवाल का, रेड सिंधी का और थारपारकर का इसका है। जो एकदम रिमोट एरिया में हैं, जो कि एकदम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनको कि बैल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिनके लिए गोबर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और जो चरा के ही केवल रखना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा संतुलित आहार नहीं दे पाएंगे, वैसे लोगों के लिए भी जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हरियाणा और थारपारकर नस्ल के वीर्य को उसको इस्तेमाल करना है। व्यावसायिक गौ पालन के मामले में झारखंड अन्य राज्यों से काफी पीछे है। झारखंड के गौपालकों को ऐसी नस्ल की गायों की जरूरत है जिनकी दूध उत्पादन और रोगरोधी क्षमता बहुत अच्छी हो, साथ ही इन्हें देसी गायों की तरह कम लागत में आसानी से पाला जा सके। जो हमारे देसी नस्ल की गाय हैं, वो देसी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन काफ़ी कम है, तो उसका जो अपग्रेडेशन जरूरी है, मतलब नस्ल सुधार जरूरी है, और उसके लिए हमारी देश में अच्छी जो गाय हैं उनके, जो हमने अभी बताया कि जो हमारा गिर है, जो हमारा साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, इसके साथ वो देहाती ही गाय है। वो हमारे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो गाय हम लोग देख रहे हैं, ये गिर गाय अपने देश की गाय है, यहाँ के आबो हवा के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सूटेबल है। हाँ, दूध ज़्यादा लेना है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखना है, तो हमके इसको खान पान पर थोड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा। कि अगर हम गिर के साथ उसका गिर के वीर्य का इस्तेमाल करें, उसके साँड़ का जो वीर्य है उसका इस्तेमाल करें, हमारी देसी गाय जो 1.5 किलो 2 किलो दूध दे रही थी, उसकी जो बाछी होगी उसका दूध उत्पादन जो है वो करीब 5 लीटर 6 लीटर हो जाएगा। तो ये 3 गुना वृद्धि हम केवल अपने देश और वहाँ के आबो हवा के अनुसार, वहाँ जैसे हम लोग रखते हैं देहाती किस्म से चरा के रखते हैं, हम उसको हरा चारा दे के रखते हैं, कुछ सूखा चारा देते हैं, थोड़ा बहुत दाना मिश्रण अगर घर में बनाते हैं तो उसको देते हैं। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई जो हैं वो इसको कम लागत में और कम अपने जो तरीके से है उसको ये कर सकते हैं। कम दूध देने वाले देसी नस्ल और अधिक दूध देने वाली नस्लें गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, हरियाणी सभी देसी हैं, गर्भाधान के लिए अनुकूल हैं। कम दूध देने वाली नस्ल और अधिक दूध देने वाले उन्नत नस्लों में जन्मे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। शारीरिक रूप, रंग और आकार के साथ साथ दूध उत्पादन क्षमता भी गिर और साहिवाल जैसी हो जाती है। हमारे किसान भाई, सबसे जरूरी चीज़ है कि हम थोड़े से जागृत होकर अपने जो एकदम देहाती तरीका है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम जो अपनी गाय रखते हैं और गाय हर घर में आप रखते हैं, उसका मन जो आपका था कि हम केवल उससे बाछा लेंगे, हम उससे केवल गोबर लेंगे जिसको कि हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब जो है एक आमदनी का जरिया बनाइए, आप उससे थोड़ा दूध उत्पादन कीजिए। आप अगर दूध उसको ये करते हैं तो गांव के क्षेत्र में भी आप 35 से 40 लीटर रुपये आसानी से बेच लेंगे, जबकि शहर में आप अगर हम देखें तो 60-70 लीटर रुपये दूध जो है वो आपको मिलता है, जबकि ग्रामीण के क्षेत्र में जहाँ पर आप एकदम चरा के रख सकते हैं, आप देसी गाय में इम्प्रूवमेंट करवाइए। और इम्प्रूवमेंट किससे करवाना है, तो हमको अपने गिर गाय के, साहिवाल गाय से, थारपारकर गाय से, रेड सिंधी गाय से, इससे, और आप जब उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और आप जो है जीवन स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। देसी नस्ल के गौपालन से जुड़े गौपालक पारंपरिक गौपालन के बजाय व्यावसायिक, वैज्ञानिक और उन्नत देसी गौपालन करें,
गिर, साहिवाल नस्ल की गायों के दूध की कीमत अधिक होती है। आप इनके दूध उत्पादन से आमदनी प्राप्त करके अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। इसके लिए गौ नस्ल सुधार कार्यक्रम का लाभ लें। झारखंड के परिवेश में तसर की खेती भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रखने का जो उनका रख रखाव का जो तरीका है वो पारंपरिक ढंग से रखते हैं। लेकिन इसको अगर हम वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे, इसका भंडारण करेंगे, तो हमारे तसर जो है काफ़ी कम बर्बाद होंगे, और कम बर्बाद होंगे तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि कैसे भंडारण करें, तो चलिए इसमें क्या क्या सावधानी है, फीचर्स के माध्यम से आपको हम ये दिखाते हैं। भारत में तसर रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र झारखंड राज्य है। तसर व्यवसाय या तसर उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कोसा होता है। तसर कीट अपने मुंह में खास किस्म का लार निकालता है जो हवा के संपर्क में आकर रेशम बन जाता है। तसर कीट अपने इसी लार से यानी रेशम धागे से अपने लिए एक कवच बनाता है जिसे हम कोसा या कोकून कहते हैं। इसी कोसे से रेशम धागा और इस धागे से तसर रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। तसर उद्योग एक हमें इसको समग्र स्वरूप में देखना होगा कि तसर कोशा जो कृषक उत्पादन करते हैं उसे पुनः हम कोसा को लेकर उसका बीजागार करके अंड उत्पादन हेतु उपयोग करते हैं। अतः तसर कोषों को प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य बिंदु जो ज़्यादातर हमें वस्तु के उद्योग में उपयोग की जाती है, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन, मतलब अच्छा में अच्छा। क्योंकि जब भी किसी औद्योगिक वस्तुओं के क्रियान्वयन का कार्य होता है तो उसमें हम लोगों को अच्छा में अच्छा देखा जाता है। उदाहरण हेतु अगर आलू है, टमाटर है, इसका उत्पादन भी करते हैं तो हम उसमें अच्छा में अच्छा लेते हैं, खराब को हटाते हैं। अर्थात एक तरह का ये हमें चयन प्रक्रिया पर आधारित एक विस्तारित उद्योग है जिसे हमें एक समग्र स्वरूप में देखना है। इसमें कोसा को जब भी हम कृषक के पास से लेने जाते हैं तो बहुत सी मुख्य सावधानियां का ध्यान रखते हैं। पहला ये कि उसका जो कीट पालन प्रक्षेत्र है वह पेब्रिन मुक्त रहा कि नहीं, अर्थात एक बीमारी है पेब्रिन, वो सबसे घातक बीमारी है। अगर पेब्रिन इसमें थोड़ा भी प्रतिशत में रह जाएगा तो वह तदंतर में कोसा के संग्रहण के दौरान जो वह काल को पार करेगा उस दौरान उसकी प्रतिशत बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि पेब्रिन प्रतिशत 0 हो या 1% तक चल सकता है, हम रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु कोसा भार है। इसमें आवश्यकता है कोसा भार 12 ग्राम से ऊपर हो, मतलब इसके अंदर जो प्यूपा होता है एक लाल वाला और ये जो कोसा है सेल, ये दोनों मिला के 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम हो, ऊपर हो 12 ग्राम से, वैसे कोसा को रखेंगे। और उससे नीचे अगर किसी भी तरह का अविकसित कोसा है, किसी भी तरह का आकार में आकार विहीनता वाला कोसा है तो उसको हम नहीं रखेंगे, अर्थात खराब कोसों को हटाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हम चयन करेंगे, अच्छा में अच्छा चयन करेंगे। जब अच्छा में अच्छा चयन करेंगे तो निश्चित रूप से जब हमें अंड उत्पादन में उपयोग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ अंडे और हमारा उपयोगी अंडों की प्राप्ति होगी। इसलिए इनके बहुत सारे बिंदु जो हुए, पहला पेब्रिन मुक्त होना चाहिए, इसके भार 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, खराब कोषों को हटा देना चाहिए, कटे हुए कोषों को हटा देना चाहिए, और संग्रहण के वक्त हमें पेब्रिन का परीक्षण कर लेना अति आवश्यक है। तसर कोसों का उपयोग 2 कामों के लिए किया जाता है। पहला अंडा उत्पादन के लिए और दूसरा धागा बनाने के लिए। धागा बनाना उद्देश्य हो तो कोसा को बाजार में बेच दिया जाता है, लेकिन कीटों के प्रजनन और अंडा उत्पादन करने का उद्देश्य हो तो बीजागार में कोसों का संग्रहण किया जाता है। बीजागार में कोसों के सुरक्षित संग्रहण यानी सुरक्षित भंडारण करने के दौरान कुछ विशेष सावधानियों पर ध्यान देना होगा। संग्रहण से पहले कोसा स्वस्थ है या नहीं, इसकी जांच परख कर लें। कोसा संग्रहण, जब हम कृषक के पास से कोसा ले आते हैं तो तदंतर काल में शुरुआती दौर से अनेकों तकनीकी विकसित की गई। अगर हम बहुत पौराणिक सोचें तो कृषक लोग इसको मड वाल ग्रेनेज हाउस में ही रखते थे। इसीलिए केंद्रीय रेशम बोर्ड भी जब
बुनियादी बीज प्रगुणन संस्थान भारत में 27 जगहों पर विस्तारित किया, तो डाबा प्रजाति पर आधारित जो यह रेशम उद्योग जो है उसमें मडवाल ग्रेनेज हाउस का ही उपयोग हुआ, अर्थात मिट्टी और जो गांव की ईंट जो बनाई जाती है उस पर बनाया हुआ एक बड़ा सा कमरा, उसी कमरे में रखने से यह चूंकि प्राकृतिक कोसा है तो वहाँ पे उसकी गर्मी और उसका बहुत ठंडा ना होना, बहुत गर्म ना होना और आर्द्रता का कायम रहना, ये वहाँ पर कायम रहा। सुरक्षित कोसा संग्रहण में अनुकूल बीजागार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस कमरे का छत कम ऊंचा हो और दीवारें सीमेंट कंक्रीट की बनी हो, उस कमरे का तापमान अधिक होता है, जबकि ऊंची छत वाले मिट्टी की दीवारों से बने कमरे का तापमान कम होता है। बीजागार के अंदर अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर अनुशंसित सामग्री से अनुशंसित आकार का बीजागार तैयार करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखें कि बहुत गर्म होने पे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह जगहों में तापक्रम 40-45 डिग्री आने लगी, तो हम लोगों ने शुरू किया दूसरा ये तकनीकी अंडरग्राउंड ग्रेनेज हाउस UGH, मतलब कोड़कर अंदर में, एकदम अंदर में मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड हम कमरा बनावें और उसमें कोसा को रखें, अंडरग्राउंड ग्रेनेज हाउस। तो वो एक तकनीकी हुई। उसके बाद जब हमारा संग्रहण का जो आ गया कि RCC सीमेंट से बना हुआ एक पक्का ग्रेनेज हाउस, उसके आकार के बारे में बता दें कि उसमें जो आकार होता है 40 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 12 फीट ऊंचा और बीच में 15 फीट ऊंचा, और उसकी दीवार जो होती है द्विस्तरीय होती है, अर्थात उसमें तापक्रम को हमें एडजस्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ साथ जब तापक्रम और ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग वहाँ पे चटाई टाट वगैरह का उपयोग करके उसमें पानी छिड़कते हैं और तब तापक्रम को कम करते हैं। साथ साथ कूलर का भी उपयोग करते हैं। ये तकनीकी भी संग्रहण की है। इसके बाद आया ग्रीन शेड नेट ग्रेनेज हाउस, क्योंकि थोड़ा सा जो ये कृषक हैं ये कम आय वाले हैं, तो उनके स्तर का ही हमें कुछ कम दाम वाली संग्रहण व्यवस्था करने के लिए आप पीछे देख रहे हैं ग्रीन शेड नेट। इस तरह की व्यवस्था में ये छोटे आकार की है, इससे बड़े बड़े आकार की ग्रेट शेड नेट ग्रेनेज हाउस बुनियादी बीज प्रगुणन संस्थानों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। और चूंकि आपको बता दें कि बुनियादी बीज प्रगुणन संस्थान के अलावे कुछ बुनियादी बीज उत्पादक भी बनाए गए हैं, वो कृषक इनको बृहत रूप से बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन शेड नेट बन के नीचे में पक्का किया रहता है, जिसका कि कम दाम होता है, 10 से 15 हज़ार में बन जाता है, और इसका उपयोग होके 100% हम लोग कोसा का उपयोग कर पाते हैं। कोसा में जीवन होता है, उसमें श्वसन प्रक्रिया सक्रिय रहती है, इससे बीजागार का तापमान बढ़ जाता है। इसके समाधान के लिए बीजागार में एग्जॉस्ट पंखा लगा सकते हैं। बीजागार को रोग एवं कीटों से मुक्त रखने के लिए चूना और ब्लीचिंग पाउडर से विसंकरण करें। दिसंबर से जून तक परीक्षण अवधि के दौरान मृत कोषों की छटाई करते रहें। संग्रहण की व्यवस्था की अनेकों तकनीकी जो हमने बताया, ये सब में हमारी हमेशा से उद्देश्य रहती है कि हमारा कोसा बहुत ज़्यादा तापक्रम जब होने लगे तो उसमें उसका एडजस्टमेंट हो। तो आवश्यकता जो हमें संग्रहण के लिए है वो तापक्रम सबसे उपयोगी चीज़ है। उसके बाद है वहाँ हमें निष्क्रमण करने की हमेशा आवश्यकता है, क्यों कि यह कोसा जिंदा रहता है, यह इसमें श्वास होते रहती है, तो श्वास होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो अंदर हम लाख कोसा रखेंगे तो गर्मी उत्पन्न होगी। इसलिए जैसा कि मैंने बताया था कि जो RCC पक्का ग्रेनेज हाउस है उसमें एग्जॉस्ट फैन की भी प्रक्रिया लगी रहती है, इसलिए कि गर्मी जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये प्रक्रिया का भी यहाँ ध्यान रखना है और तापक्रम न बढ़े। दूसरा, वहाँ विसंक्रमण की व्यवस्था हो, अर्थात हो न हो किसी कोसे में अगर बीमारी हो तो हम वहाँ पे ब्लीचिंग, चूना ये सब को भी फैला कर रखते हैं, जिससे कि बीमारी अगर है तो भी वो रुक जाए। कोसा संग्रहण के दौरान बीजागार में तापमान, नमी
रोग और कीटों के प्रति सजग और सावधान रहेंगे तो कोसा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। इससे उन्नत तसर कीट पालन, उन्नत तसर उत्पादन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। तो देखा किसान भाई बहनों कि किस तरह से तसर कोष का सावधानी पूर्वक इसका भंडारण करना है। अब तो आप समझ गए ना, बस आपको इस पर अमल करना है। लेकिन आज के कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर दोबारा देख सकते हैं। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। फिलहाल यहाँ पे दीजिए इजाज़त, लेकिन एक और छोटा सा संदेश कि कोरोना काल है, इसमें आप बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और समय समय पर अपने हाथ और मुंह को धोते रहें और कम से कम 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें। ऐसे में आपके परिवार का और देश का भला हो सकता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।